17 साल के अंदर, फिर उसके बाद जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जब फॉर्म हुआ उस वक्त से आप लोग, हमारी जितनी भी खबरें आपके तवज्जुह से आवाम तक पहुंच रही हैं और ग्रेजुअली इस बात का जो है ना तयन हो चुका है कि जी सिंध के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन का जो सारा इम्पेक्ट है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आ रहा है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके जितने भी बाकी इत्तेहादी भी हैं वो लोग सब मिल के हम इस फिस्तायत को जो कि गुज़िश्ता कम से कम पिछले 1 साल से तो जो है ना वो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ रही है। मुर्तज़ा खान जतोई साहब का जो ये करंट केस है उसके बारे में मैंने कल सुनी, एक स्टेटमेंट आई थी गालिबन लॉ मिनिस्टर साहब की, और उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी दरोगोई की गई है वो उसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे बुर्दबार शख्स को जो कि सारी ज़िंदगी जिनके ख़ानदान ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि सिंध के हवाले से जो उनकी खदमात हैं वो पूरी दुनिया पे आश्कार हैं, पूरे पाकिस्तान पे आश्कार हैं, और उन्होंने हमेशा एक बुर्दबारी की और एक मोहब्बत की सियासत की है। इख्तलाफ भी उनके साथ किया जा सकता है, चाहे मुर्तज़ा खान हो या उनके वालिद हों या उनके बड़े हों, उनसे इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ये बात पूरे सिंध के अंदर इस वक्त तय है कि वो फैमिली जो है उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत और बड़े एक भरपूर अंदाज में बुर्दबारी की एक सियासत की है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जो अवामिल हैं, हम सब जो यहाँ पे आज बैठे हैं हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में सिंध के अंदर जो इसका रिएक्शन होने जा रहा है वो गालिबन शायद हुक्मरान उसको नहीं समझ पा रहे। हम ये समझते हैं कि ये सारा इस वक्त, अगर जो मैं थोड़ी सी जो डिटेल्स जो केस के बारे में आपके सामने रख देता हूँ। ये एक FIR कटी, एक मर्डर हुआ इलेक्शन के दौरान, बोगस FIR है जिसके अंदर कोई ज़रा सा भी ताल्लुक मुर्तज़ा खान से नहीं बनता उस FIR का, और उसको जो है ना बुनियाद बना के जो है उन पे ये केस डाला गया और उसके बाद जो है ना वो हाई कोर्ट में गए। पहले उन्होंने अपनी बेल कराई, फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आज के बाद मुर्तज़ा खान के ऊपर कोई या उनकी फैमिली के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा जब तक आप हाई कोर्ट की परमिशन नहीं लेते। उसके बाद ये मामला चलता रहा और अब गुज़िश्ता दिनों में पहली दफ़ा हाई कोर्ट की परमिशन किस तरह ली गई मोहम्मद देरो का केस डालने के लिए। मोहम्मद देरो पुलिस स्टेशन पे दूसरा केस दर्ज हुआ और वो जो है 26वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल किया कि जिसके बारे में हम बिल्कुल वजाहत से GD अपनी स्टैंड दे चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान को, इस सिस्टम को और ये जो इंतज़ाम है किसी भी तौर पे जो है ना उनको अवाम का ये मैंडेट हासिल नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को करते। दूसरी, जब जो मोहम्मद देरो पुलिस स्टेशन पे जो केस दूसरा फाइल हुआ वो जाके उन्होंने आईनी बेंच से उसकी परमिशन ली पुलिस ने कि जी हम ये केस दर्ज करने जा रहे हैं, और अब ये इस बात सामने है कि बगैर हाई कोर्ट की परमिशन के 2 मजीद केस, क्राइम नंबर 10/2025 6 फरवरी को डोकरी पुलिस स्टेशन पे और बाडे पुलिस स्टेशन पे 9/2025 4 फरवरी को दर्ज हुए। और इस दौरान मुर्तज़ा खान सिंध में मौजूद भी नहीं थे, वो अपनी किसी काम से लाहौर और इस्लामाबाद गए हुए थे। जिस तरीके से और जिस अंदाज में अब उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, और फिर ऐसे शख्स को जो कि वफाकी वजीर रहा हो, जिनकी एक अपने इलाके में रेपुटेशन है, उनको आप हथकड़ियाँ पहना के कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं किसी को? आप अवाम उन्नास को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी ज़ोर से, ज़बरदस्ती से इस सारे अमल को जो चल रहा है, जो तहरीक चल रही है, अब तहर्रुक है इस वक्त सिंध के अंदर इस वक्त कैनालों के मसले पे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे और करप्शन के मसले पे मौजूदा जो ये निज़ाम है, जो इंतज़ाम है हमारे पे नाज़िल हो चुका है, इसके खिलाफ सिंध की अवाम खड़ी हो चुकी है। सेव इंडस रिवर मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे कैनाल्स के ऊपर जो हमारी जदोजहद है उसके अंदर सिर्फ GDA नहीं बल्कि तमाम वो जमातें जो कि सिंध का दर्द रखती हैं वो उसमें शामिल हैं, और हम किसी भी सूरत में ये कैनाल की जो कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है।
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو اس تناظر میں، جس تناظر میں نے آپ کو بتایا، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے مرزا جتوئی صاحب کے اوپر ذاتی اپنا غصہ نکال رہے ہیں، یا ان کے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ غصہ نکال رہے ہیں، ورنہ کسی بھی طرح پہ جو ہے کوئی کیس اس وقت ان کے اوپر نہیں بنتا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم آگے کہ کس طرح کا جو ہے آگے ہمارے اس سارے عمل کے اندر ریئیکشن آتا ہے. اور جی ڈی اے بالکل کسی بھی طور پہ خاموش نہیں ہے. پہلے دن جیسے یہ معاملہ ہوا، ہم تمام لوگ، یہ ریاض ٹانڈے صاحب ہمارے بیٹھے ہیں جی ایس این محاذ کی طرف سے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اس عمل میں، اپنے ہمارے زین شاہ صاحب، ہمارے اپنے معظم بھائی صاحب، ہم لوگ گئے وہاں پہنچے. میں نے سائیں کی ان کی فیملی سے بات بھی کروائی، یونس سائیں سے، اور ہم نے بالکل ان کو یہ بات اشور کی کہ ہم ہر صورت میں جی ڈی اے کی پوری قیادت، پیر صاحب پگاڑا سمیت، ہم کھڑے ہیں مرزا خان جتوئی کے پیچھے. کسی بھی صورت میں ان پر کوئی بھی اس قسم کی ہمیں فکر بھی ہے ان کی، بیکاز ان کی ہیلتھ آج اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کو اس طرح پکڑ کے اور جا کے ان کو زمین پہ بٹھائیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، اور ان کو جو ہے نا آپ ایک رات کے اندر آپ نوشہر و فیروز سے نکال کے آپ نارا جیل ان کو پہنچا دیں. ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. 6 مہینے پہلے ان کو سٹینٹ پڑے ہیں، ان کے دل کے اندر، شریانوں کے اندر سٹینٹ پڑے ہیں. آپ کے ایسے شخص کو جو کہ جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی اپنی ایک شرافت کی سیاست ہے، اس کے ساتھ اس قسم کی آپ ٹریٹمنٹ کریں گے؟ کوئی بھی ادارہ، بلند سے بلند ادارہ، اگر کوئی اس قسم کی جو وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہم تو ہر صورت میں اس کی جو مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ چیز جاری رہتی ہے تو پھر ہم آلریڈی ہم سڑکوں پہ، یہ نہیں کہ ہم نہیں ہیں، تو پھر جو احتجاج ہوگا وہ پھر آپ کو نظر بھی آئے گا. میری نظر میں ہم پھر بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ کورٹس ہیں، بلکہ انسانیت خود ہے. بھائی کیا نان بیلیبل وارنٹ، آپ ہزاروں نان بیلیبل وارنٹ ڈکیتوں کے اوپر ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، آپ ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. مرزا جتوئی کوئی ڈکیت تھے کہ انہی کے اوپر آپ نے وہ نان بیلیبل وارنٹ جو کہ آپ نے مینیپولیٹ کر کے حاصل کیا ہے؟ ڈوکری اور باڈرے کے ایف آئی آر سے مرزا خان جتوئی کا کیا تعلق ہے؟ تو میں اس بات کی مذمت بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کسی بھی صورت میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ مرزا خان جتوئی صاحب کو کسی طور پہ اکیلا نہیں چھوڑے گی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آفاق احمد صاحب کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ کسی بھی کوئی ایسی واردات آفاق احمد صاحب نے نہیں کی تھی. یہ ڈمپر کا جو ایشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے جناب اپنے روڈوں کو ٹھیک کریں نا. وہ ڈمپر جس روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ روڈ. آج ہم سب جی ڈی اے کے جتنے ممبرز ہیں اس ایکٹ کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہیں اور صرف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت بنائے جا رہے ہیں. اور ویسے ہی آپ نے ایک جس طرح کی الیکشنز ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان الیکشنز کی دھاندلی جس کے لیے میں ٹوٹلی الیکشن کمیشن کو اکیوز کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ان ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو پیکا جیسے لیجسلیشن اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ایک ان ریپرزینٹیٹو اسمبلیوں سے ہی پاس ہو سکتے تھے. ریپرزینٹیٹو لوگ جو عوام کے اکاؤنٹیبل ہیں، جو عوام کو جواب دہ ہیں، وہ کبھی بھی اس قسم کی لیجسلیشن کر ہی نہیں سکتے. آج آہستہ آہستہ جس طرح ہر ادارے کو گیگ کیا گیا ہے، آج میڈیا کو بھی گیگ کیا گیا ہے، لیکن میں آپ سب سے توقع رکھتی ہوں کیونکہ جمہوریت کے چوتھے پلر آپ ہیں کہ جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کا حال کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کیا ہے، وہ مقصد ہی یہ تھے کہ کسی طرح بھی یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہ مل سکے. ورنہ اگر جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو لوور کورٹ میں کرنے تھے، جہاں غریب لوگوں کو جانا پڑتا ہے. آئے دن وہ جس پریشانی کا شکار ہیں
کہ وہ آپ سب کے سامنے ہیں. یقیناً آپ کے اپنے کتنے ایسے میٹرز ہوں گے جو لوور کورٹس میں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ATC اور یہ سارے جو معاملے ہیں اس میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس پہ آپ چاہے ڈرگ کیسز بنا دیں، جس کے اوپر چاہیں آپ مرڈر کیسز بنا دیں، ایک ہی وقت میں 4 جگہ آپ FIR کٹوا دیں. اور یہی سب کچھ ہے کہ جس کے لیے کہ انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پڑی. تو ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. ہم سب ان کے ساتھ جتوئی صاحب کے ساتھ شامل ہیں کہ میرا ان کو ایک مشورہ ہوگا کہ آج جو ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے، جو صورتحال بن رہی ہے، جو چیلنجز خاص طور پہ سندھ میں جو اندر لاوا ابل رہا ہے اس کو دیکھیں. آج اگر آپ ایک ہی اخبار میں دیکھ لیں تو اگر مرتضیٰ خان کی حوالے سے خبر ہے تو اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ لاڑکانہ میں آج شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا کرائم اور مرڈر ہوئے ہیں، 2 مائنورٹی کے لوگ مارے گئے اور آپ تیسرے زخمی ہیں. اور اس طرح بے تحاشا جس طرح لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج آپ کی مائنورٹی کمیونٹی ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. آپ اپنی مائنورٹی کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے. آپ کراچی جیسے شہر میں روزانہ آپ جو انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ ایک آتے ہیں ٹریکٹر یا بلڈوزرز یا جو بھی یہ بڑے ٹینکرز کہ آئے دن آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ عام آدمی پس رہا ہے اور جس طرح کا صورتحال بن رہی ہے. تو آپ تو ایک چھوٹا سا جو ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے اس کو سیاسی اور لسانی اور ان چیزوں میں نہ کریں. یہ ٹوٹلی گورننس کا ہے. آپ نہ کراچی کو انصاف دے سکیں، نہ آپ لاڑکانے کو انصاف دے سکیں، کیونکہ لاڑکانہ میں اگر مائنورٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ مائنورٹی کمیونٹی کو نہیں کر سکے. تو میرا بس آپ سے یہ ہے کہ خدارہ اگر کرنا ہے، جس طرح کے بھی آپ آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، جس طرح کی بھی حکومت بنا لی ہے، کم از کم گورننس پہ زور دیں، ایڈمنسٹریشن پہ زور دیں، رادر دین کہ آپ پولیٹیکل ہراسمنٹ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اس وقت آپ زور ڈال رہے ہیں اور ناجائز غلط کیسز کر رہے ہیں. اسے ہم سب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ملک میں ہر جگہ اپوزیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ حکومت پہ تنقید کرے اور اس تنقید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اندر درستگی کرے. اگر کوئی خامیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میں بہت حیران ہوں. میرے سیاسی کیریئر کے اندر ایسی غلاظت، اس طرح کی سیاسی دہشت گردی، اس طرح کی وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائیاں میں نے نہیں دیکھی. لیکن یہ بجائے اس کے کہ کچھ چند لوگ رہ گئے ہیں، باقیوں کو تو آپ نے جو کچھ کرنا کرا کے اپنے حکومت میں شامل کر لیا ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی آپ ہتھکڑیاں لگا کے اب مرتضیٰ خان جیسے آدمی کو آپ ہینڈ کف کرتے ہیں. یہ حکومت ہے جو پروونشل منسٹر رہا ہے، فیڈرل منسٹر رہا ہے، پرائم منسٹر غلام مصطفیٰ خان جتوئی کا بیٹا ہے. آپ اس کو ہتھکڑی لگا کے وہ بھاگ جائے گا؟ اور آپ نے انتہا یہ کی ہے کہ آج میری مسرور خان سے بھی بات ہوئی ہے، عاقب خان سے بھی، ان کی فیملی وہاں گئی ہے نارا جیل ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. یہ کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ لیکن آخر کب تک یہ رہے گا؟ اور میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جناب عالی، اس سندھ میں ہم سب کو رہنا ہے. اس خطے سے ہمیں کسی کو کوئی بھاگ نہیں جائے گا. سب کو رہنا ہے تو وہ کرو جو کل برداشت کر سکو، ایسے کام نہ کرو جو برداشت نہ کر سکو. ہمارے جو ایشوز ہیں، کینال کا ایشو ہے سندھ کا، میں آپ کو یہ بھی کراچی والے دوستوں کو بھی میں یہ گزارش کر دوں، مؤدبانہ گزارش کر دوں، میرے بھائی اگر یہ 6 کینال نکلے تو ہم تو سوکھی جائیں گے. کراچی کو بھی پانی نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ کہ بھی فیڈر میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کو کہاں سے، دریا میں پانی نہیں ہوگا آپ پانی کہاں سے پئیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سب کو مل جل کے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. مجھے اخبار میں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا
सोशल मीडिया पे भी कि पंजाब के वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है और कह रहे हैं कि जी सिंधु दरिया का नाम पंजाब का दरिया रख लें। यार 100 साला तारीख में सिंधु दरिया है, इंडस रिवर है, उसको कैसे उसका नाम तब्दील करते हैं। 1940 में प्री पार्टीशन डेज में एक वहाँ बाकायदे मीटिंग हुई, सरकारी सतह पे मीटिंग हुई, और उसमें जो वहाँ फैसला किया गया था वो ये था कि सिंधु दरिया पे सिंध का हक है, क्योंकि वो लोअर राइपेरियन है, आखिर में है, तो जब तक उनकी परमिशन नहीं होती आप कोई कैनाल नहीं निकालें। मैं बैठा हूँ सामने, हमें साईं भी बैठे हैं, कालाबाग डैम के लिए इतना मुशर्रफ साहब का प्रेशर था, हमने कहा हम नहीं बनाने देंगे, क्यों कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें पहले ही 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें कोटरी से नीचे चाहिए। बैठे हैं हमारे हसनैन साहब, मेरी बहन बैठी है हमीदा मिर्ज़ा साहिबा, पूछें ठट्टा बदीन सिजावल में कुछ बचेगा अगर आपने पानी नहीं छोड़ा नीचे? तो सारे का सारा समुद्र आ जाएगा, ज़मीनें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। और उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट कौन कर रहे हैं? वो लोग जो अब धांधली करके जीत के आए हैं। आप एग्री करते हैं मुझसे या नहीं? धांधली करके जीत के आए, 47 के फार्म का कभी हमने नाम नहीं सुना। उनको क्या हक बनता है कि वो असेंबली के अंदर बैठ के कानून साजी करें? उनको हक ही नहीं बनता जब हम इन असेंबलीज़ को नहीं मानते, हम इनके वजूद को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो खुशामदी लोग हैं, वो खुशामद करने वहाँ आ गए हैं। और उसमें फिर 26वीं अमेंडमेंट में तो जुडिशरी के लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम है, खुदा करे कि ये इन सब चीज़ों को समझें और उसको नज़र रखें और कुछ फैसले दें ताकि अवाम को इंसाफ मिले। आपके सामने है कि मिनारिटी के लोग बैठे हैं, नंदलाल साहब पूछें, वो एक बच्ची अगवा हुई है, अभी तक वापस नहीं आई, 13 साल की, और उसके बाद लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, कश्मोर, उबाड़ो, सकर, माथेले तक के लोग। तो ये क्या सिचुएशन बना रखी है? आप पाकिस्तान का क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर मुर्तज़ा खान पे कोई जुल्म, ज़्यादती या इस किस्म की कोई जिस्मानी तशद्दुद किया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम सबको जेल में डाल दें भली, लेकिन ये ज़्यादती है। क्या कसूर किया है मुर्तज़ा खान ने? कोई कसूर तो कसूर बताए ना उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, वो डट के खड़ा हुआ है। उनके ज़मीन के भी मसाइल हैं, वो भी आपको पता है सारा। मुझे बस यही कहना है, और आखिर में ये कहूँगा कि देखें, इस तरह से निज़ाम नहीं चलते, इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, हमने तो इस तरह से कोई काम नहीं किया। ये बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। मुर्तज़ा खान जतोई जी गिरफ़्तारी जो मुख्य मामलो इहो आहे त दरिया बचाओ तहरीक ऐं सिंध जी अपोज़िशन ऐं सिंध जो बच्चो रोडनि ते निकिरी पियो आहे, जंहिंमें GDA ख़ुदि दरिया बचाओ कमेटीअ में हिकिड़ो सरगर्म सिंध जे सीनियर पार्लियामेंट्रियन जो वॾो केडर असां सां गॾु आहे। त दरिया ते धाड़ो आहे, कैनाल ग़ैर क़ानूनी आहिनि। जीअं जीअं इहो 3 मरहला पूरा थिया आहिनि, कराची टू बदीन, हैदराबाद टू उमरकोट, सेवन टू मेहर, ये 3 मरहला पूरा थिया आहिनि। सिंध जा लखे माण्हू उन्हनि में शामिल थिया, सॼी सिंध मुतहरिक थी आहे। त उन वक़्तु सॼी सिंध में डाकू राज ऐं धाड़ेल राज उहो तेज़ थी वियो आहे। अगवाकारियूं, फुरियूं, माण्हुनि खे गोलियूं हणनि। नएं देरे जे शहर में संतोष कुमार मासूम खे गोलियूं हणी, नओं दरो सिटी जेको चवनि था बेनज़ीर जो शहर आहे बिलावल जो, उते मारिया विया। संजय कुमार कल क़त्ल थियो आहे। कल GSN महाज जी लाड़काणे में आम हड़ताल हुई, डिविज़नल हेडक्वार्टर बंदि हो, शहरी रज़ाकाराना रोडनि ते निकिरी आया। ही जीअं तारो कलियो आहे त सिंध जे माण्हुनि खे ख़ौफ़ज़दा कयो, उन्हनि जे मथां धाड़ेल क्रिमिनल्स हमले आवर थिया आहिनि। ये क्रिमिनल इस वजह से हमले आवर हुए ताकि लोगों का जहन डाइवर्ट हो, खौफजदा हो, लोग घरों से न निकले। और दूसरे तरफ पुलिस गर्दी वो जारी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस चोरों को मार रही है। मैं मजम्मत करता हूं कि नवाब शाह में एक जरदारी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए कत्ल किया गया, तो SP तनवीर तुनियों को हटाया गया, मगर 4 दिन लाशें पड़ी थी सांगड़ में। उस वक्त FIR क्यों नहीं काटते भाई? मुर्तज़ा खान जतोई को एक हाजिरी पे ना जाने की वजह से आप हथकड़ियां लगाकर और जाली मुकदमात पुलिस एनकाउंटर के डाल देते हैं।
मौजम खान अब्बासी पे आप नौशरो फेरोज में FIR करते हैं कि पुलिस वाले को कत्ल किया, और लाड़काना में FIR हो जाती है, मुजहरात को घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। सारी अपोजिशन, वो फोर्सेस जो सिंध की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, दरियाए सिंध की बात करें, भूख और अफलास में पाकिस्तान में सिंध पहले नंबर पे, अमन अमान की बर्बादी में सिंध पहले नंबर पे, मुआशी बर्बादी है, सारी दौलत करप्शन माफिया के जरिए सिंध को जला रहे हैं। तो एक इज्जतदार आदमी मुर्तजा खान को हथकड़ियां लगाकर लाकअप करते हैं, ये तुम्हारा करार और सुकून सिंध के लोग तबाह कर देंगे। ये रद्द अमल आएगा सिंध में, ये अवामी रद्द अमल आएगा। सिंध के लोग अपने दरिया, अपने साहिल, अपने वसाइल और अपनी खुशहाली और अमन अमान के मामले से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ, और GSN महाज की जानिब से दरिया बचाओ तहरीक और GDA जो भी इत्तेहाद लाएअमल बनाएगा, हम उसमें एहतजाज में होंगे, रोड बंद करेंगे, सारी सिंध में शटर डाउन होगी, और शहरों गांवों में इन चोरों के खिलाफ अवामी जो नफरत है उसका लावा फट चुका है। लोग खुद ब खुद रोड बंद कर रहे हैं। शिकस्त इनका मुकद्दर है। सिंध के लोगों को लाकानूनियत कबूल नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अपने दरिया, ये हमारा हक है कि सिंध के लोग अपने दरिया, अपने वसाइल पे जिंदा रहें। मैं साईं यूनुस साईं को, चाचा सफदर अब्बासी साहब जो हमारे लीडरान हैं यहाँ बैठे हैं, उनको ये इख्तियार है कि जो फैसला करेंगे सिंध लब्बैक कहेगा। मेहरबानी। मैं थोड़ा सा इस किस्म से बात करूंगा कि आप इसको ज़रा संजीदगी से सोचेंगे भी, और एक बात पूरी पाकिस्तान तक अच्छी जाएगी कि देखिए, अगर अपोजिशन अपना किरदार नहीं अदा करेगी तो जमहूरियत तो फिर नाम की रहेगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी, उन पे जो फैसला करने के काबिल हैं और करते हैं, कि अपोजिशन को मेहरबानी करके उनका ड्यू शेयर बात करने हद तक तो दे दिया जाए। अगर ये ड्यू शेयर भी हमसे छीन लिया जाएगा तो आवाम की जायज़ बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो फिर कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। अब अगर नाइंसाफ़ी हो रही है किसी भी जगह पे, तो अपोजिशन का काम है कि वो उसको उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आप प्रेस के सामने हमको आना पड़े, आप हमारी हिमायत करें, आप इस चीज़ को और उठा के सामने ले जाएं कि ये ज़्यादती हो रही है, तो रिलीफ मिले। और अगर जमहूरियत नहीं चलानी तो फिर तो अपोजिशन बिल्कुल बेमायने है, हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है। रहा सवाल कि GDA अगर एक्टिव रोल प्ले कर रही है तो सबको खुश होना चाहिए कि सिंध में एक अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, और उस किरदार अदा करने से ये क्लियर हो जाएगा कि जो हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके लिए चेक एंड बैलेंस होगा। अब चेक एंड बैलेंस तमाम ज़रूरी है। अब आप देखें, नौकरियां बिक रही हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी को मेरिट पे नौकरी नहीं मिल रही। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, तो लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा जाता है थाने बिक रहे हैं। जो वजारतें हैं उसमें जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो हुक्मरानी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस जमहूरी सिस्टम के हाथ में कुछ है कि वो डिलीवर कर सके आवाम तक, क्योंकि जो पिछले 17 साल में तबाही बर्बादी इदारों की हो चुकी है, उसको वापस बनने में भी पता नहीं कितने बरस लगेंगे। तो लिहाजा मैं इतना ही कहूँगा कि GDA अपना किरदार अदा करेगी। मैंने अभी भी अपने GDA के कंपोनेंट पार्टीज़ दोस्तों से पूछा कि जनाब, मुश्किल वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि आएगा, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये है जहन में कि जी GDA इस वक्त मुश्किल वक्त में है, तो हम अपना ज़ाती जो एक हैसियत है उस पे वापस चले जाएं, तो मेरे बहन और दोस्त जितने भी हैं उन्होंने क्लियर किया, जी आखिरी हद तक हम GDA में ही रहेंगे। GDA में मुर्तज़ा खान ने भी कहा कि हम GDA में ही रहेंगे।
तो GDA टूट नहीं रही, अलबत्ता और मजबूत हो रही है। और ये जो सिंपति बढ़ रही है, GDA के हक में बढ़ रही है, चाहे अब आप किसी को गिरफ्तार करें, किसी पे झूठे केस बनाएं, इधर ये डट के खड़े हो गए कि GDA एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी और ऐसे महसूस करें कि ये पीछे हटने वाला किस्सा नहीं है। क्योंकि 2 इलेक्शन हम लोगों ने बाकायदा GDA के प्लेटफॉर्म में सब ने लड़ाए, और आने वाला जो इलेक्शन जब भी होगा उसमें भी उम्मीद यही है और ख्वाहिश सबकी यही है कि हम GDA के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे। तो मुर्तज़ा खान जतोई वाला केस सारा सफदर अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी GDA के, इन्होंने आपके सामने लीगल पोजीशन बता दी, और मैं समझता हूँ कि इस लीगल बैटल में हम लीगली आगे चलेंगे, वकीलों के थ्रू चलेंगे, कोर्ट से रिलीव लेने की कोशिश करेंगे, और कानून की बालादस्ती हम देखना चाहते हैं। और कल रात को पीर साहब ने मसरूर जतोई साहब से भी बात की और उनको हिम्मत अफजाई दी कि ये सियासत में होता रहता है, मगर सिंध के ट्रेडिशन ऐसे नहीं हैं। अगर ये किसी लोकल सिंध के ट्रेडिशन में कभी भी ऐसा हुआ हो जैसा मुर्तज़ा खान के साथ हुआ है तो कोई तारीख़ का बता दें हिस्सा, मगर ये सिंध के अंदर ये रिवायत नहीं रही कि आप किसी ख़ानदानी आदमी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें और इस तरीके से झूठे केस बनाएं, और अगर बेल हो तो उस बेल को कैंसिल करा के उसके ऊपर नए 2 केस बनवाएं, 3 केस बनवाएं या 10 केस बनवाएं। अब वो डट के खड़े हैं, उन्होंने कह दिया जी मेरा जीना मरदा GDA के साथ है, जो मर्ज़ी मेरे साथ कर लो। तो मैं समझता हूँ इंसानी कदर को सामने लाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत पे अमल भी करें, ये जमहूरियत नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ मार्शल लॉ के वक्त में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसा अब होने लगा है। तो लिहाजा हम कोशिश यही करेंगे कि हम सब मुत्तफिक एक राय पे हैं कि हम लोग लीगल जो फोरम है उस पे जाएंगे, उसके बाद फिर अपना लाएअमल करेंगे। और पीर साहब की क़यादत में 25 तारीख को एक इजलास अर्जेंट कॉल किया है, उसमें हम लोगों की मीटिंग होगी। तब तक जो फैसला कोर्टों ने करना है वो भी कर लें, और कहाँ रास्ता जा रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। शाह साहब, मेरा सवाल ये कि आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ये सारी पाकिस्तान की जमहूरियत से मायूस हो गए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो जमहूरी निज़ाम है बिल्कुल ही किसी काबिल कबूल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश सुने, आप इतना सवाल ऐसा कर गए हैं, अगर आप पीका का कानून देखें तो 47 फॉर्म वालों ने बनाया है कि आप सहाफ़ी हजरात कबूल कर रहे हैं। सवाल तो करेंगे नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो अगर आप ये समझ लें कि आपकी ज़बान बंद है, जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं और ये जमहूरियत है, तो फिर आप इस पे मुझसे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, है आप बता दें। GDA की तरफ से ना कोई एहतियात की कॉल दी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है, सिर्फ मुज़म्मतों पे काम चलाया जा रहा है, ये कौन सा मतलब है? मेरी फिर दोबारा ये गुजारिश है कि हम यकीन करते हैं कानून की जो एक तारीख रही है, कानून रिलीफ देगा, और हम पहले कानूनी जितने भी अपने वकील हैं उनको आज़ाद छोड़ाए कि आप जाके रिलीव लेने की कोशिश करें, वो देख लें। उसके बाद देखें, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पे बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीव अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीव को तो देखें हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कदम रिलीव लेना है कानूनी तौर पे, उस पर हम अमल कर रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, मगर इतना ज़रूर है कि सिंध की ज़मीनें, सिंध का पानी, सिंध की आवाम का वोट, सब पे डाका लगा हुआ है। तो अब ये चीज़ अगर आप सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की असम्बलियाँ बनी हुई हैं, तो फिर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आप जो कह रहे हैं मुमकिन है। हो सकता है ये भी तकलीफ़ हो, मगर आदमी इस्तेमाल उधर तक होता है जहाँ तक फिर वो आदमी जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर भी सख्त होनी चाहिए कि वापस जब टेबल टर्न होगी तो उसको भी जवाब तलबी उससे भी फिर होगी कि ज़्यादती क्यों की गई। साहब ये बताइए, इमरान खान ने जेल
कह रहे हैं हमें नहीं मिला, अगर मिला तो हम वजीर आज़म, क्या आप भी तो लिखेंगे? मेरी छोटी सी सवाल की आपकी एक मायने खेज चीज़ है, मगर वो जिसने ख़त लिखा और जिसने ख़त का बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, तो इसके बाद मुझे इसके ऊपर क्या जवाब दूं मैं आपको? ने तो दे दिया खुद कि ये प्राइम मिनिस्टर पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जो सरगर्म कारकुन थे वो तो रहे नहीं, एक। नंबर 2, अगर अवाम हमारे साथ नहीं है, हम तो एहतजाज में निकल ही रहे हैं तकरीबन हफ्ते 10 दिन में, अगेंस्ट निकल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, कैनाल के लिए निकल रहे हैं, ला कानूनियत के लिए निकल रहे हैं, और हम फॉर्म 47 के ऊपर निकल रहे हैं। हमारा निकलना सबूत है कि अवाम हमारे साथ है। अब ये निकले फॉर इन सब चीज़ों के हक में निकले कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पानी देना भी ठीक है, फॉर्म 47 नहीं है, हम बिल्कुल अवाम के साथ हैं, ये रस्तों पे निकले। ख़त्म हो गई बात, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ।